नमस्कार दोस्तों। इंजीनियर वाईफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीआरडीओ लैब में पोस्टिंग कैसे होती है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि डीआरडीओ में ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे कि आपको किस बेसिस पर और किस तरह आपको लैब डीआरडीओ डिफाइन करती है कि आपको किस लैब में पोस्टिंग होगी, और ये कैसे अलाउट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या डीआरडीओ में ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो किस बेसिस पर होता है और क्या इसका प्रोसीजर है। तो दोस्तों, अभी सितंबर 11 का जो फॉर्म है जो फिल हो चुका है, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो सीबीटी 1 के लिए मैथ, साइंस और रीजनिंग और इंग्लिश पर अच्छे तरह से ध्यान दीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो इस वीडियो में हम चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपको पोस्टिंग और या लैब किस बेसिस पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले पहला मेरा पॉइंट रहेगा कि यहाँ पर डीआरडीओ जो लैब है उसमें आपको लैब किस बेसिस पर कैसे डिफाइन होता है कि हमें किस लैब में पोस्टिंग होगी। क्योंकि दोस्तों, अगर जॉब तो ठीक है लग जाता है, स्टार्टिंग में क्या रहता है कि जॉब नहीं लगते रहता है, तो वहाँ पर लगता है कि कहीं भी जॉब हो जाए और लोग हम कहीं भी जॉब कर लेंगे। लेकिन जब जॉब हो जाती है तब पता चलता है कि नहीं, यही जॉब अगर घर पे होता है या घर के आसपास होता है तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो जो घर का जॉब होता है वो घर का जॉब रहता है। लेकिन अगर नहीं है तो आदमी सोचता है कहीं भी हो जाए, उस समय उतना रहता नहीं है। तो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आखिर कैसे आपको एक तरह से लैब मिलेगी। अगर आपने जो हमने बताया भी था, बहुत सारा वीडियो भी बनाया था कि आपको किस तरह लैब को चूज करना है। जो हमने कुछ गलती की थी, आपको हमने गाइड किया था कि जो अपना जो आसपास के जो घर के जो होम टाउन है उसके आसपास के लैब को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। साथ ही साथ आज यहाँ और अभी हम बताएंगे कि कैसे एक तरह से आपको लैब मिलने वाला है। तो पहली जो लैब मिलने का जो चांसेस रहती है वो डिपेंड करती है वैकेंसी पर कि कितनी सारी वैकेंसी है। अगर वैकेंसी अच्छी खासी रहती है तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लिया कि ऑल ओवर इंडिया ज़्यादा वैकेंसी आई है तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी थोड़ा बढ़ जाता है कि आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है उसमें आपको ज़्यादा मिलने का चांस हो जाती है। तो ये पहला हो गया, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है कि आपकी जो ट्रेड है, ट्रेड या जो ब्रांच है, तो दूसरा ब्रांच पर डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच कौन सी है। जिससे मान लिया कि हम दिल्ली फर्स्ट पर प्रेफरेंस अप्लाई किए हैं और दिल्ली में हमें फिजिक्स वाले को ज़रूरत है, कंप्यूटर वाले को ज़्यादा ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत नहीं है, मैकेनिकल की नहीं है। तो वहाँ पर क्या है कि ज़्यादा चांस रहता है कि जिस ट्रेड या ब्रांच की रिक्वायरमेंट रहता है उसी के वो वहाँ पर एक तरह से पोस्टिंग मिलती है। तो दूसरा पॉइंट फैक्टर रहता है कि आपको ट्रेड या ब्रांच पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ब्रांच है। तीसरा फैक्टर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो लैब होता है, उस लैब ने अगर उनको रिक्वायरमेंट रहता है तो वो वैकेंसी को डिमांड करते हैं, वो कैंडिडेट को डिमांड करते हैं कि हमें अपने लैब में इतने कैंडिडेट, इतनी एम्प्लॉय को ज़रूरत है। तो वहाँ पर उनके डिमांड पर डिपेंड करता है कि उस लैब में कितनी डिमांड किया गया है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो एक तरह से जो चीज़ें है, वैकेंसी है, जो हमारे हाथ में नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का जो डिमांड है ये भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो ब्रांच होता है वो भी एक तरह से फिक्स है, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो इस हमारा इस फैक्टर को एक तरह से उतना एक तरह से नहीं आंक सकते हैं। लेकिन जो चौथा फैक्टर है दोस्तों, ये होता है जो हमने जो फॉर्म फिल करते हैं, जो फॉर्म फिल करते हैं हमारा, तो जो हमने प्रेफरेंस मांगा जाता है, लैब प्रेफरेंस, वो होता है कि आपने कितनी अच्छे से लैब प्रेफरेंस दिया है। तो मान लिया कि आपका जो नज़दीक का है वो उसको आपने चूज किया ही नहीं, दूर वाला चूज कर दिया। अभी आप चाह रहे हैं कि हमें नज़दीक वाला मिल जाए, तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। चाहे आपको ये सारे वैकेंसी सही रहो, ट्रेड ब्रांच सही हो या ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड सही हो, ये तीनों रहने के बावजूद भी अगर आपने लैब प्रेफरेंस ठीक से नहीं दिया है तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगा। पांचवा फैक्टर होता है दोस्तों पोस्टिंग लैब डिसाइड होने का, कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो CBT 2 होता है, जो जो जितना आप स्कोर करते हैं वो स्कोर पर डिपेंड होता है। क्योंकि मान लिया कि आपके क्षेत्र में बहुत सारे कैंडिडेट रहेंगे जो अप्लाई करेंगे, उनको भी मान लिया कि वहीं लैब चाहिए, उसी पैलेस पे चाहिए,
तो वहाँ पर क्या होता है कि कंपटीशन हो जाता है। तो जब कंपटीशन हो जाती है तो आपका जो CBT 2 होता है, जो मेरिट बेस होता है, जो मेरिट डिफाइन करता है, तो CBT 2 में आपको जितना ज़्यादा नंबर आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको एक तरह से लैब डिफाइन किया जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जो CBT 2 का जो स्कोर होता है, जो एक तरह से डिसाइड करता है लैब। क्योंकि आपने ये जो चारों जो हमने फैक्टर बताया, अगर चारों सर्टिफाई हो रहा है, वैकेंसी भी काम बट ठीक है इस बार, चलिए उसके बाद ब्रांच भी आपका सूटेबल है, ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड भी है, और फॉर्म फिलअप अगर लैब प्रेफरेंस भी सही दिया है, और साथ ही साथ आपने स्कोर भी अच्छा कर दिया है, तो वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे मान लिया कि कोई उड़ीसा का लोग है, तो उड़ीसा का कोई कैंडिडेट है उड़ीसा का, और वहाँ पर एक लैब है बालासोर में, ITR लैब है। तो अगर उनको वहाँ चाहिए, तो उनको सबसे पहले क्या है कि उनको ट्रेड अगर उसके अकॉर्डिंग है, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वहाँ पर डिमांड रहते हैं, कंप्यूटर का भी डिमांड रहता है, और साथ ही साथ उसने लैब प्रेफरेंस सही दिया है। जैसे उड़ीसा ITR को पहले रखा है, और साथ ही साथ उनका CBT 2 में स्कोर अच्छा आ जाता है, तो उनको पक्का है, गारंटी है कि उनको एक तरह से वहाँ पर मिलने का चांस हो जाएगा, कि वहाँ उनको पोस्टिंग मिल जाएगा। लगभग 90% चांस है, अगर उनका डिमांड रहेगा तो वो डिमांड रहता ही होगा ही, क्योंकि जब प्रेफरेंस में, लैब प्रेफरेंस में अगर लैब शो कर रहा है आपके ट्रेड या ब्रांच के लिए, तो इसका ये मतलब हुआ कि उनको आपकी रिक्वायरमेंट है, तभी आपका एक तरह से प्रेफरेंस मांग रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा 5 पॉइंट, जिससे आपको जब जॉब लगती है, जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं CBT 2 के लिए, तो आपको ये सारे फैक्टर के बेस पर लैब आपको एक तरह से दिया जाता है, लैब में पोस्टिंग दिया जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ को आप फुलफ़िल करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग आपको लैब प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों चलिए, मान लिया कि आपको जहाँ है पोस्टिंग मिल गया, और मान लीजिए कि फिर भी आप चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिला है, हमें ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, तो अब हम बात करेंगे कि DRDO में ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि DRDO में ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसे होती है, और किस किस बेसिस पर DRDO में ट्रांसफ़र मिलता है। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड की बात करेंगे कि DRDO में ट्रांसफ़र के लिए हम कितने साल बाद हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो अपना जो फाइल को पुटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि मिनिमम क्या होता है कि मिनिमम हमारा हमें 2 साल 2 ईयर मिनिमम कहेंगे, क्योंकि जो 2 ईयर होता है प्रोफेशन पीरियड होता है। तो जो प्रोफेशन पीरियड होता है दोस्तों, इसको तो पहले कंप्लीट करना ही है, क्योंकि जब तक आप 2 साल में प्रोफेशन पीरियड में आप रहते हो, तो आप वहाँ पर परमानेंट नहीं होते हो। तो वहाँ पर एक तरह से आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हो, तो उस प्रोबेशन पीरियड में आप ट्रांसफ़र फाइल को पुटअप नहीं कर सकते हैं। तो 2 साल तो प्रोबेशन पीरियड हो गया, इसको कंप्लीट होते होते लगभग 2.5 से लेकर 3 इयर्स लग जाता है ये प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट होने में। क्योंकि 2 साल में तो ठीक है पीरियड है, लेकिन क्या होता है कि वो फाइल होता है, जो सारी चीज़ों डॉक्यूमेंटेशन प्रो होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो बहुत से चीज़ों को देखते हुए आपको लगभग 2.5 से 3 इयर्स लग जाता है। इतना में आपको प्रोबेशन क्लियर हो जाता है, आप एक परमानेंट हो जाते हो, सारे परमानेंट ID इशू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको बैच इशू होता है, जिसको आप लेकर अपना लैब में एंट्री लेते हो, बाहर जाते हो, मतलब वहाँ पर इन आउट के लिए आपको मिल जाता है। लेकिन एक परमानेंट ID मिलती है, जो लगभग प्रोबेशन पीरियड होने के बाद ही मिलता है मोस्टली लैब में। तो यही प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट फुली रूप से होने में 2.5 से 3 इयर्स लगते हैं। इसके बाद जब आप अगर आप चाहें तो ट्रांसफ़र के लिए फ़ाइल लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं कि ट्रांसफ़र के लिए फ़ाइल लगाने के लिए क्या बेस होना चाहिए। तो पहला क्या है कि स्पाउस बेसिस पर। स्पाउस क्या होता है, मतलब कि मान लें कोई लड़का है और उसकी वाइफ, अगर वाइफ उसका स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है या सेंट्रल में ही जॉब कर रहा है, लेकिन वो उसके होम स्टेट में हो, होम स्टेट हो या होम डिस्ट्रिक्ट में हो, तो उस बेसिस पर उनको ट्रांसफ़र मिल सकता है। मान लें कि कोई लड़का है, उसकी वाइफ है जो स्टेट गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में ही हो, लेकिन वो नज़दीक है, घर के आसपास है, तो उस केस में वो ट्रांसफ़र के लिए फ़ाइल लगा सकते हैं आफ्टर 2.5 के बाद या 3 इयर्स के आसपास के बाद। या मान लें कि कोई गर्ल है, कोई वुमेन है, तो उनकी अगर मान लें कि उनका हस्बैंड अगर स्टेट गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल में हो, जो घर के नज़दीक है, तो उस बेसिस में भी वो ट्रांसफ़र का फाइल लगा सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र मिलेगा। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट देखते हैं कि किस बेसिस पे मिलेगा। तो दूसरा है कि मेडिकल बैकग्राउंड पर मिलता है ट्रांसफ़र।
तो मेडिकल बैकग्राउंड क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि मान लिया कि जो कोई जॉब कर रहा है, जैसे मान लिया कि हम जॉब कर रहे हैं, तो हमारे पर जितने डिपेंडेंट हैं, जैसे हमारे फादर हो गए, ये डिपेंडेंट हो गए, मदर हो गए, जो वाइफ है, अगर वाइफ हो गई, बच्चे हैं तो बच्चे हैं, तो चिल्ड्रेन हो गए, तो इनको इनमें से ये सारे क्या आते हैं, डिपेंडेंट में आते हैं। तो इनमें से किसी को भी अगर मान लिया कि कुछ ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, जैसे किसी को फादर को मेडिकल ट्रीटमेंट रेगुलर हो रहा है, मदर को हो रहा है, घर पर हो रहा है, मतलब कि यहाँ पॉसिबल नहीं है और घर के आसपास से रेगुलरली ट्रीटमेंट हो रहा है, तो या मान लीजिए कि यहाँ ही हो रहा है, तो उस मेडिकल बैकग्राउंड के बेस पर ट्रांसफ़र के लिए फाइल लगा सकते हैं कि यहाँ पर हम उस चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा फैमिली सपोर्ट नहीं है। तो इस चीज़ों को देखते हुए उनको मेडिकल बैकग्राउंड के बेस पर ट्रांसफ़र दिया जाता है। तो इस डिपेंडेंट में से किसी को अगर इस तरह की इशू रहती है तब। तो दोस्तों दूसरा हमारा क्या था, मेडिकल बैकग्राउंड। तीसरा हम बात करेंगे ट्रांसफ़र के लिए कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो म्यूचुअल बेसिस पर भी ट्रांसफ़र डीआरडीओ में मिलता है। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मान लिया कि कोई बेंगलुरु में जॉब कर रहा है, ठीक है, और दूसरा लड़का कोई है जो चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में है, और यहाँ कोई बेंगलुरु में है। तो यहाँ बेंगलुरु के कोई मान लिया कि जो नॉर्थ का कोई बंदा है और चंडीगढ़ में कोई साउथ का बंदा है, ठीक है। तो साउथ वाला बंदा चाहता है कि हम यहाँ नॉर्थ ये बेंगलुरु में आ जाए, जो यहाँ चंडीगढ़ में पोस्टेड है, और नॉर्थ वाला जो बंदा है जो बेंगलुरु में है चंडीगढ़ आना चाहता है। तो उस बेस पर उनको ट्रांसफ़र मिल जाएगा क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र है। यहाँ पर 3 साल के बाद आप फाइल को पुटअप करके, आपको अगर दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ हम आना चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ सेटिंग हो जाता है तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल जाती है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों कि चौथा किस बेसिस पर ट्रांसफ़र मिलता है। तो चौथा क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद ही वैकेंसी, डीआरडीओ होती है ना, जो डीआरडीओ क्या होता है कि जो कुछ लैब होते हैं जो खुद ही वैकेंसी निकालते हैं। तो खुद ही वैकेंसी निकालते हैं कि स्पेशली जैसे टेक्नीशियन के लिए हो, या डीआरडीओ में जो एसटीवी हो गए, या टीओए टीओबी, इस तरह के लिए बीच बीच में वैकेंसी आती रहती है कि अगर कोई इच्छुक है उस तरह, अगर मान लिया कि डिवीज़न वाले लोग हैं जो अगर कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे हैं कि अगर हम पुटअप फाइल को पुटअप करते हैं और वैकेंसी ऐसी आती है, डीआरडीओ खुद वैसे वैकेंसी चाहती है कि कभी कभी क्या होता है कि जो डीआरडीओ का जो दिल्ली का जो लैब है वो बीच बीच में वैकेंसी निकालते रहती है कि हमें चाहिए इतना मैन पावर चाहिए। उसमें वो क्या होता है कि मान लिया कि वैकेंसी से उनको पूर्ति नहीं हुआ तो वो खुद ही सेल्फ डिमांड करते हैं। तो उस केस में आप वहाँ पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। वो वैकेंसी आती है, पूरा ओपन रहता है एक तरह से, इंटरनली जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए, तो वो वहाँ से वो ट्रांसफ़र लेके जा सकते हैं। तो इस तरह यहाँ हमारा चौथा पॉइंट था कि 4 तरीके हैं एक तरह से ट्रांसफ़र लेने का। पहला हो गया हमारा, यहाँ देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स बेसिस पर, फिर दूसरा मेडिकल बेसिस पर, तीसरा हो गया म्यूचुअल ट्रांसफ़र, चौथा हो गया सेल्फ डिमांडेड होती है किसी लैब की। तो अगर वो लैब है, अगर सूटेबिलिटी हो गई, जैसे किसी को साउथ में जाना था और साउथ में वैसी वैकेंसी निकल गई, तो उस कंडीशन में उनको सहूलियत हो जाती है। अगर नॉर्थ में कोई दिल्ली के लैब है जो डिमांड कर रही है और डिवीज़न वाले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे हैं, इजीली हो जा रहा है फाइल प्रोसेस, तो उस कंडीशन में आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कि कैसे डीआरडीओ में पोस्टिंग लैब डिफाइन होती है, कैसे लैब मिलता है, और साथ ही साथ डीआरडीओ में आप कैसे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।